जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है। आज हमारी क्लास जो रहने वाली है वो टी की, आपको पता है कि हमारी क्लास चल रही है स्पेशल साइंस आपके लिए मैंने चला रखी है, जिसमें कि वन लाइनर क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेन, साथ साथ में आपको मैं करा रहा हूँ चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये क्लास होने के बाद आप साइंस का कंप्लीट पोर्शन अपना मान सकते हो। कोई भी आप जो है अपना प्रैक्टिस सेटअप लगा के देखो, जो मैं प्रैक्टिस सेटअप करा रहा हूँ उसको आप लगा के देखोगे तो साइंस का पोर्शन आपका 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 में से 15 ना करिए तो मुझे आप बता देना कि हाँ भाई, अगर आप मन से करोगे इन चीज़ों को, कभी ऐसा हो कि मैं कराओ जो आप ऐसे निकालते जाओ, वो चीज़ें नहीं। आप मन से करोगे ना, उन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, रिविजन ज़्यादा करोगे, तो फिर लगा के देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। इस चीज़ की मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास आपके लिए स्टार्ट है। आज की क्लास जो रहने वाली है वो 5 नंबर की क्लास है। 5 नंबर आपकी क्लास रहने वाली है आज की, क्योंकि इससे पहले हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। 4 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने 200 क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट की है, साथ में एक्सप्लेन टोटल जोड़ के देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो जितने भाई यहाँ पे जुड़े हैं तो अच्छे से क्लास को लगाना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें हम बात करने वाली है बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं। चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, साथ साथ में बताता हुआ चलूँगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। जो चीज़ आपको कराई जाए तो उसको थोड़ा समझना है। यहाँ पे पूछा जाए आवर्त, आवर्त कितने हैं आपके। यहाँ पे आवर्त की बात करें वो है 7, ठीक है। देखो ऐसे आपने देखा ना, देख मैं आपको समझाऊंगा पूरा ऐसे। एक, ये 7। इसने पूछा आवर्त, आवर्त होती है आपके खड़ी लाइन। अगर आपसे पूछा जाए आवर्त की संख्या कितनी है तो आपको बताना है आवर्त है 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आवर्त की संख्या कितनी हो गई भाई, 7 हो गई। अगर आपसे पूछा जाए तो खड़ी जो लाइन होती है उनको आवर्त बोला जाता है, ठीक है भाई। तो आप समझ गए आवर्त आपकी लाइन में। अगर आपसे पूछा जाए जो पहली लाइन है आपकी एस ब्लॉक की, ये जो आपकी पहली लाइन है ये एस ब्लॉक की लाइन है। अगर आपसे ये वगैरह भी पूछा जाए तो एस ब्लॉक होता है आपका, पहले जो लाइन जो होती है ये आपका एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में अगर आपसे पूछा जाए जो फर्स्ट नंबर पे आती है कौन कौन से होते हैं, स्केप्टिक होती है हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। तो पहले पे आ जाएगा यहाँ पे एच हाइड्रोजन, उसके बाद फिर लिथियम, उसके बाद फिर सोडियम, हलीना है लीना की, तो फिर यहाँ पे आएगा पोटेशियम की, रब आर बी रब, से आएगा तो सी एस से फरियाद, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ आर, ठीक है। ये आपके पूरी यहाँ पे अच्छे से अगर आप याद करना चाहो तो इस ट्रिक के साथ भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका फ्रिंसियन, और आपका ये होगा आपका सीजियम, और यहाँ पे आपका रूबीडियम आ गया, और ये पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, लिथियम होगा, ये आपका जो है हाइड्रोजन होगा। इस तरीके से ये फर्स्ट ब्लॉक जो होता है आपका, एस ब्लॉक के बारे में हमने बात करी है। एस ब्लॉक में कौन से तत्व आते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पे हम बात करें तो आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है। अगर आपसे पूछा जाए समूह कितने हैं तो आप क्या बताओगे, तो टोटल समूह की संख्या कितनी है। टोटल समूह है 18, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए टोटल समूह कितने हैं तो आपको बताना कितना है भाई, 18 समूह है टोटल, ठीक। चलिए दोस्त, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समूह के बारे में तो आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। बस यहाँ पे अगर आपको याद रखना है तो ये रखना है। तो अष्टक नियम के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, अष्टक नियम किसने दिया था। अष्टक जो नियम है वो न्यूलैंड ने दिया था, ठीक है। इसको कहता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद डोबे राइनर ने एक त्रिक सिद्धांत दिया था, त्रिक नियम दिया था डोबे राइनर साहब ने। तो उसके बारे में क्या था वो, उसमें क्या था, तत्व जो थे, मतलब जो भी तत्व रखे गए थे उनको जो है उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया था। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उनको जो है रखा गया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उनको जो है वो रखा गया था। बाकी चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान से समझनी है तो उसके लिए फिर आप जो है कैसे समझोगे, तो मैं अगर आपको समझाने लगूँ तो उसमें टाइम लग सकता है, पर अगर आप समझने चाहते हो तो समझो। जैसे हमने लिथियम लिया, हमने सोडियम लिया और पोटेशियम, इस तरीके से हम ले सकते हैं। लिथियम का उत्तर 7 पे आता है, सोडियम 23 पे आता है, पोटेशियम 39 पे आता है। ऐसे उन्होंने जो है ना बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के जो है बढ़ते क्रम में लिखा था, ठीक। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इनको निपटाते हैं। सबसे पहले परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। ये तो प्रोटीन और न्यूट्रॉन होता है। जैसे परमाणु का जो नाभिक होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इसमें क्या होता है, एक तो इसमें होता है प्रोटॉन और प्लस इसमें होता है न्यूट्रॉन, और जो बाहरी जो होते हैं ना कक्षाएं होती है बाहरी,
ठीक है। इनमें जो है ना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें, ठीक। क्या होता है इनमें, होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक, समझ गए भाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पूछा जाए तो आप बता दोगे जे थॉमसन साहब ने जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बहुत अच्छा है, आसान क्वेश्चन है, सारे कराऊंगा एकदम। उसके बाद है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज की थी भाई रदरफोर्ड साहब ने की थी, रदरफोर्ड याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। जेम्स चैडविक के बारे में की। जेम्स चैडविक साहब थे जिन्होंने जो है वो न्यूट्रॉन की खोज की थी। और ये मैं आपको न्यूट्रॉन निकालना बता चुका हूँ पहले से ही, तो मुझे लगता नहीं कि आपको ज़रूरत होगी अब न्यूट्रॉन निकाल के आपको बताऊँ कि आप न्यूट्रॉन में फिर गलती करो, ठीक है। तो आप निकाल दोगे, जैसे कि आपको दिया जाए यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन में आप यहाँ पे इसकी अगर पूछा है तो न्यूट्रॉन की संख्या बताओ क्या होगी, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या आप निकालोगे, तो आपकी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दो, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दोगे तो आपकी न्यूट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी। इसमें 8 ही न्यूट्रॉन है, 8 ही प्रोटॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इस तरीके से। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, परमाणु का आंशिक द्रव्यमान कहाँ पर होता है। तो परमाणु का जो आंशिक द्रव्यमान है, अभी मैंने बताया कि नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इन्होंने पूछा है आंशिक द्रव्यमान कहाँ होता है, वो नाभिक में होता है, ये नाभिक होता है, ठीक है। जो मैं आपको चीज़ें समझा रहा था ना, ये अंदर ये जो है ना नाभिक ही है, ये जो है ना नाभिक है ये। उसके बाद आयन के बारे में पूछा गया है, तो आयन क्या होता है, एक आवेशित परमाणु होता है, ये आवेशित परमाणु, ठीक। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक वो होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या में समान होगी, बट उनकी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है, समझ रहे ना भाई। तो इसलिए उनको बोला जाता है समस्थानिक, याद करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक तो है 1H1, दूसरा होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3, ये होता है। और यहाँ पे आपसे पूछा जाता था ना कि परमाणु को संख्या तो उनकी है समान होनी चाहिए, तो इसका एग्जाम्पल भी भाई यही हो जाएगा। देखो इनमें परमाणु संख्या जो है नहीं चाहिए, एक एक एक, तीनों में एक एक आ रही ना, बट कंडीशन बोली उन्होंने कि द्रव्यमान संख्या उनकी अलग होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है द्रव्यमान संख्या, और यहाँ पे 3 है, ये इसका भी समस्थानिक का भी उदाहरण है भाई, ठीक। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है जो कि मैं आपको करा चुका हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गैसों का नियम जो है किसने दिया था। तो गैसों का जो नियम दिया था वो बोयल साहब ने दिया था, गैसों का नियम बोयल साहब ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। उष्मा का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल, ठीक है। ये चीज़ें आपको पहले से, और कार्य का मात्रक भी जूल होता है, उष्मा और कार्य का मात्रक दोनों का जो है वो जूल ही हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, तापीय चालकता किससे में अधिक होती है। तापीय जो चालकता होती है वो धातु में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। धातु की जो है चालकता वो सबसे ज़्यादा होती है। उबलते समय द्रव का तापमान कैसा रहता है। जब वो उबलता है तो उसमें क्या होता है, उस टाइम पे बर्फ़ का जो द्रव्यमान है, तापमान है सॉरी, वो जो है ना वो समान रहता है, स्थिर रहता है एकदम, बिल्कुल न्यूट्रल रहता है वो, स्थिर। ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठोस से सीधे जो गैस बनती है वो प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अगर आप ठोस से, अगर आप यहाँ ठोस से जो है द्रव में बदलोगे तो वो क्या बनेगा, ये बनेगा आपको गलनांक, ठीक है। ये क्या बनेगा भाई, ये गलनांक बनेगा, याद करना, ठीक है। इस चीज़ को वो मैं आपको पहले से भी ये चीज़ें कराता आ रहा हूँ, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे पूछा है ठोस से सीधे गैस, यहाँ पे ठोस से सीधा आपको गैस में जाओगे तो ये वाली पूछा है आपसे। अगर ठोस से सीधा आप गैस में जाओगे तो क्या बनेगा, तो आपकी बनेगी प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन। द्रव से गैस में जाओगे वाष्पीकरण बनेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप। वाष्पीकरण देखिए आगे यहाँ पे, वाष्पीकरण किस ताप पर होता है, तो वो होता है किसी भी ताप पर हो सकता है भाई, ठीक है। दर्पण में प्रतिबिंब का नियम जो है क्या कहता है। दर्पण का जो प्रतिबिंब का नियम है वो कहता है कोण आई बराबर, यहाँ पे कोण आई बराबर कोण आर के होगा, जो कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होगा, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया वो भी यही है, और जो लिखा है चीज़ वो भी यही है, ठीक। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं, अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण के बारे में पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रही है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, इसको एक तो अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अगर आपको याद रखना है ये चीज़ रखनी है, अभिसारी, इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है भाई, अभिसारी दर्पण, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसके बारे में क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये जो प्रकाश की किरण होती है, ठीक है, उनको एक स्थान पर एक मतलब इकट्ठा करता है। प्रकाश की किरण को एक स्थान पर इकट्ठा करना,
प्रकाश की किरण को एक स्थान पर इकट्ठा करना, किरण को एक स्थान पर जो है इकट्ठा करना या एकत्रित करना, ये काम होता है इसका। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो क्या करता है अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति बदलकर जो है आप मतलब दूसरे प्रकार से प्रतिबिंब बना सकते हो आप। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। ठीक, और बाकी चीज़ें इसमें मतलब अगर आप इसके एग्जाम्पल देखे जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे लेने वाले हैं। जो फर्स्ट नंबर पे एग्जाम्पल है इसका वो रहेगा गाड़ी की हेडलाइट में प्रयोग होता है। ये पूछा जाता है गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, सीधा पूछेगा एकदम ये सारे लिख लो भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो लिख लो हेडलाइट। आज लिखवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन जो भी है लिख लेना भाई। ठीक है, हेडलाइटों में प्रयोग होता है। दूसरा दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं उसमें नंबर 2 पे जो दाढ़ी बनाते हैं ना नाई, दाढ़ी बनाने वाले, ठीक है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में प्रयोग होता है। जो दर्पण लगा रहता है सामने आप देखते हो अपना फेस, उसमें एक सोलर प्लेट होती है, सोलर प्लेट। ठीक है, एक सोलर प्लेट होती है, सोलर प्लेट होती है, उसमें भी ये लगा होता है। नंबर 4 पे हम बात करें, ये सर्च लाइट होती है, उसमें भी होता है। लेज़र लाइट में भी होता है, लेज़र लाइट में भी होता है भाई, लेज़र लाइट होती है, ये उनमें भी प्रयोग होता है। नंबर 5 पे बात करें हम, ये परावर्तक दूरबीन में भी होता है भाई, ये दूरबीन में भी प्रयोग होता है, दूरबीन में भी प्रयोग होता है भाई ये। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे कि आप इसको और लिखना चाहो और लिख लो एक, तो और भी इसके बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जो डॉक्टर जो है आँख, दांत और कान का निरीक्षण करते हैं वो भी अवतल दर्पण से करते हैं, जैसे आँखों को देखते हैं। ठीक है, या कान को चेक करते हैं लगा के। ठीक है, आँख होगी, कान होगी, दांत होगी। ठीक है, ये सब जो भी डॉक्टर चेक करते हैं वो भी दर्पण जो इनका जो इसमें लगा होता है इसको चेक करने के लिए, उसमें भी जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है भाई। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। तो अवतल दर्पण के बारे में सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं हम, और यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनता है इसमें बनता है वास्तविक और या काल्पनिक, इन दोनों में से एक बनेगा। उसके बाद है फिर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव जो है वो काल्पनिक ही बनेगा। जब भी इसमें प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक ही बनेगा। ठीक, और इसको जो है क्या बोला जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एक तो मैंने बताया आपको उसको बोला जाता है अभिसारी, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपसारी बोलते हैं। ये दोनों बिल्कुल आपको याद रखनी है, थोड़ा सा अपोजिट है एक दूसरे के बट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक, उसके बारे में यहाँ पे जो पूछा जाता है उत्तल दर्पण के बारे में पूछा जाएगा तो इनके एग्जाम्पल नंबर 1 पे जो इसके एग्जाम्पल है वो याद करो भाई, जो पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, मेट्रो प्लेटफार्म में, मेट्रो के जो प्लेटफार्म है उसमें प्रयोग होते हैं। प्लेटफार्म पर जो है ये लगे होते हैं, आपने देखा होगा मेट्रो में जाते हो सफ़र करते हो तो उसमें लगे रहते हैं प्लेटफार्म पर। गाड़ी के जो है पीछे का, गाड़ी में पीछे का देखने के लिए, गाड़ी में पीछे का भाग देखने के लिए, गाड़ी का पीछे का देखने के लिए या साइड में लगे होते हैं। ठीक है, पीछे का देखने के लिए तो वहाँ पे भी लगे होते हैं भाई ये। उसके बाद फिर कहाँ पे लगे होते हैं, रोड पर जो लगे परावर्तक लैंप है उन पे भी लगे रहते हैं। परावर्तक लैंप में भी लगे रहते हैं, जो रोड पे देखे होगा आपने लगे हुए लैंप लगे रहते हैं ना, परावर्तक लैंप, उनमें भी इनका प्रयोग होता है भाई। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों याद कर लेना भाई। ठीक, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हम चीज़ों को जानते हैं। लेंस की जो शक्ति होती है वो किस में मापी जाती है, ये नापी जाती है डायोप्टर में। किस में नापी जाती है भाई, ये डायोप्टर में नापी जाती है। मानव आँख में प्रतिमा कहाँ पर बनती है, मानव आँख की जो प्रतिमा बनती है वो बनती है रेटिना पर। कहाँ बनती है भाई, रेटिना पर बनती है, रेटिना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। जो निकट दृष्टि दोष है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है मायोपिया। ठीक है, दोनों याद कर लो, फिर दोनों के बारे में बताता हूँ। फिर दूरदृष्टि दोष है, इसको क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है और दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कैसे है, अब मेरी बात समझो कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए दूरदृष्टि में क्या प्रयोग होता है, अगर आप लेंस, अगर पूछा जाए निकट दृष्टि में कौन सा प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आप दोनों में से क्या आंसर करोगे, इस चीज़ का देखना। जो कि इसमें कितने वर्ड है, 2 है, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, मतलब एक अक्षर बड़ा। और यहाँ पे जैसे निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, तो आपको बताता हूँ, रुको मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप समझेंगे इसके बारे में, जो ये होता है आपका दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जो इसमें वस्तु का जो है
जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल के पीछे बनता है। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु तो एकदम साफ, जैसे दूर है तो इसमें दूर की वस्तु तो बिल्कुल एकदम आपको क्लियर दिखेंगी, ठीक है, दूर की वस्तु तो एकदम आपको क्लियर दिखेगी एकदम मस्त, ठीक है। बट इसमें क्या है ना, आपको निकट की जो वस्तु है, निकट की आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है, निकट की आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। इसमें ध्यान रखना जो बता रहा हूँ। और इसके लिए आपको क्या, इसके निवारण के लिए आपको कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस लिया जाता है भाई, उत्तल लेंस होते हैं वो इसके लिए लगाया जाता है। उसके बाद आता है फिर निकट दृष्टि दोष। निकट के बारे में समझ लो भाई, इसको मायोपिया कहा जाता है, ये तो आपने पढ़ लिया, फर्स्ट ही तो है, ठीक है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल से पहले बन जाता है, उसमें पीछे बनता है और इसमें पहले बन जाता है, ये अंतर है दोनों में। और इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु तो इसमें साफ दिखाई देती है, निकट में क्या हुआ, निकट की तो एकदम क्लियर दिखेगी, निकट की साफ दिखेंगे बिल्कुल क्लियर, बट इसमें दूर की नहीं दिखाई देगी, दूर की बिल्कुल दिखाई नहीं देगी इसमें, इसमें अपोजिट होता है, ठीक है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो आपको किस चीज़ का लेंस का जरूरत पड़ता है, वो पड़ता है अवतल लेंस की। कौन सा लेंस होता है भाई, वो होता है अवतल लेंस, इसकी ज़रूरत पड़ती है भाई, ठीक। दोनों के मैंने आपको बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपकी रंग वर्णांता है। ये वर्णांता जो होती है वो आँखों से रिलेटेड बीमारी होती है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक सूत्र आपको लिखा रहा हूँ मैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लिख लेना सारे भाई। आपसे अगर पूछा जाए कि लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, ये बोलते हैं भाई इसको m बराबर, ये आवर्धन क्षमता होती है m बराबर और v बटे u, ये होता है v बटे u होता है आवर्धन क्षमता का सूत्र। और यहाँ पे v क्या है, v जो है आपकी प्रतिबिंब की लंबाई है, और u क्या है यहाँ पे, ये वस्तु की लंबाई है, ये वस्तु की ऊंचाई है, ये तो वस्तु की ऊंचाई है। और यहाँ पे v क्या हो गया, ये वस्तु की लंबाई होगी, मतलब ये, हाँ सॉरी, ये वस्तु की ये भी ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है भाई, ठीक है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये वस्तु की ऊंचाई है, ये हो गया। m होगी लेंस की आवर्धन क्षमता। इस तरीके से आपसे पूछा जाए तो एकदम आप बिल्कुल अच्छे से आंसर कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्वनि की तीव्रता किससे प्रभावित होती है या आयाम से प्रभावित होती है। ध्वनि की आवृत्ति किस से संबंधित है, तो ये होती है तीक्ष्णता से संबंधित। विद्युत आवेश की इकाई क्या कहलाती है भाई, ये कहलाती है कूलाम, जो कि मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके बारे में टू जेड। धारा चालक में धारा किस कारण बहती है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण बहती है। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो सिद्धांत है ये उस पर जो है काम करता है अपना। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, ठीक, ये पता होना चाहिए। सारी चीज़ें जो भी मैं आपको करा रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता आपको वही चीज़ें बार बार मैं रिपीट करूँ, वो चीज़ें कराऊंगा जो आपको नहीं कराई है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे संबंधित है, वो हो जाएगा रंध्र से संबंधित है। पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान, गैस ले, जैसे मान लो ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, वो किस कारण होता है, वो रंध्र होते हैं, लगे होते हैं जो नीचे होते हैं ना, उनके कारण होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फ्लोएम का कार्य बताओ क्या होता है, फ्लोएम क्या करता है, ये जो है पेड़ पौधों में जो है फल का परिवहन करता है, फल का परिवहन करता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन बनते हैं, बार बार पूछाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि जाइलम क्या होता है भाई, जाइलम का क्या काम है, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो जाइलम के बारे में, तो जाइलम क्या करता है भाई, जाइलम जो है पेड़ पौधों में जो है जल का परिवहन करता है, ये जल का परिवहन करता है भाई, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना भाई ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किससे संबंधित है, ये रंध्र से संबंधित हो जाएगा आपका, किससे, रंध्र से संबंधित है। मानव में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं मानव में, ठीक है, ये सबको पता होगा, ज़्यादा जरूरत नहीं होगी इनके बारे में बताने की। बताओ कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे तो एक तो होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ, ये 4 होते हैं भाई, ठीक है। इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से, और वरना मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा, अच्छे से बता ही दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।
तो ए बी यहाँ पे ले चलो आगे क्वेश्चन। ए बी रक्त समूह को क्या कहते हैं? इसको सार्वभौमिक कहते हैं, ठीक है। वो रक्त समूह जो होता है उसको क्या कहता है? सार्वभौमिक दाता होता है। वो ग्राह्य होता है, सभी से ले सकता है ए बी। वो जो है सभी को दे सकता है, ये दाता होता है, दाता देने वाला होता है, ग्राह्य होता है, ग्रहण करने वाला। ये भी सभी से ले सकता है और जो है सभी को दे सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? होती है शुक्राणु, जो होती है बॉडी की सबसे छोटी कोशिका होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र का क्या कार्य होता है? शरीर को सहारा देना काम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो स्ट्रॉन्ग अंदर से होगी, कंकाल हमारे स्ट्रॉन्ग हो गए, कैल्शियम पूर्ति होगा तो शरीर एकदम ऑटोमेटिक आपको स्ट्रॉन्ग लगेगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से हो जाता है भाई मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है भाई? मधुमेह रोग हो जाता है। उसके बाद है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये होता है कोलेजन। हड्डियों में प्रोटीन पाया जाने वाला होता है कोलेजन, ठीक है। अगर हड्डियाँ कमज़ोर रहती है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाती है, ठीक है। रिकेट्स हो जाता है भाई, जो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। तो हड्डियों से ध्यान रखना है, कैल्शियम लेते रहना है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है अम्ल का। अगर 7 हो जाता है उसको न्यूट्रल बोला जाता है, न्यूट्रल, वो न्यूट्रल है। अगर 7 से प्लस हो जाएगा तो वो क्षार कहलाएगा, ठीक। अक्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। जो मैं आपको ऊपर बताया कि 7 से ज़्यादा होगा तो वो आपका अक्षार कहलाएगा। अक्षार जो होते हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को जो है, लाल लिटमस पेपर को जो है ये नीला कर देते हैं, ठीक है। कैसे कर देते हैं? ये नीला कर देते हैं। और अम्ल क्या करते हैं? अम्ल अपोजिट नीले को लाल कर देते हैं। ये अम्ल का काम है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लवण किसकी अभिक्रिया से बनता है? अम्ल पर अक्षार की अभिक्रिया से बनता है, अम्ल और अक्षार की। उसके बाद है फिर आपका ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीकरण जो होता है इसमें ऑक्सीजन का जो है जुड़ता है, ऑक्सीजन के इसमें जो है ऑक्सीजन का जुड़ना जो बोला जाता है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। जैसे आपको बोला कि इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालो, तो सेम ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद अपचयन क्या है? इसमें ऑक्सीजन का घटता है, इसमें ऑक्सीजन का घटाव होता है। और ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन बढ़ती है, ऑक्सीजन जुड़ते हैं, ऑक्सीजन के जो परमाणु या कण जो है वो जुड़ जाते हैं। जंग का लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण होती है। जब किसी पे जंग लग जाता है तो वो ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है, वो ऑक्सीकरण में कहलाती है, वो होता है ऑक्सीजन में, ऑक्सीकरण में आता है। उसके बाद है फिर जल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, ये होता है H2O। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो क्या होता है परमाणु क्रमांक? ये होता है 6 होता है, यहाँ पे होता है 12। ये द्रव्यमान संख्या होती है। अगर पूछा जाए द्रव्यमान संख्या के बारे में तो द्रव्यमान संख्या बता दोगे कितनी है? 12 हो जाएगी द्रव्यमान संख्या। अगर आपसे यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाए तो वो भी 6 हो जाएगी। 6 कैसे? इस 12 में से 6 घट जाएगा तो ये आपकी 6 आ जाएगी। क्या भाई, तो ये क्वेश्चन से हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे। उसके बाद फिर आपके पास लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसमें हम बात करें सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। और सूत्रों को लेकर क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, बाकी अभी एक क्लास और आने वाली है। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछा जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र रहता है H2SO4, रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है कार बैटरी में प्रयोग होता है। कार में जो बैटरी होती है ना उनमें होता है प्रयोग, कार बैटरियों में, ठीक है। कार बैटरी में प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो जो दोस्तों यहाँ पे हमारे पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जैसे पता कि एक क्लास में 50 क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेन आपको मैं कराता हूँ, तो इस करके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास? तो अच्छी लगी है तो मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।